जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आईएएस स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का क्या महत्व है, आपके मंजिल तक पहुंचने में एनसीईआरटी कितना हेल्पफुल है। साथ ही दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ने में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि आईएएस टॉपर रवि सिहा क्या कहते हैं एनसीईआरटी के बारे में। मैं तो एनसीईआरटी प्रेफर करता हूं। तो एनसीईआरटी के वो आप कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी पे। उन पे कमांड का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा। सिर्फ पढ़ना उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आप एनसीईआरटी के महत्व को समझ ही गए होंगे। दोस्तों 90% से अधिक आईएएस टॉपर्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी को अपने कंटेंट में शामिल करते हैं, अपनी रिसोर्स में से शामिल करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी का क्या उद्देश्य है, एनसीईआरटी का बुक फॉर्मेशन कौन और कैसे करता है, आईएएस स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी कितना हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्या उद्देश्य है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च होता है और साथ ही ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल पे एजुकेशनल रिसर्च किया जाता है और साथ ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे हम पहली पॉइंट देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नया शैक्षिक अनुसंधान करना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए रिसर्च करते रहना तथा उनका एनसीईआरटी में प्रयोग करते रहना। और देखें दूसरा पॉइंट, अच्छी शिक्षण सामग्री को विकसित करना, एक ऑथेंटिक एंड क्वालिटी बेस्ड रिसोर्स को डेवलप करना इसका काम होता है। व्यावसायिक शिक्षा को स्तर को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बहुत सारी व्यावसायिक एजुकेशन के लिए भी रिसोर्स डेवलप करती है। साथ ही दोस्तों लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना भी इसके केंद्र में होता है। तो हमारी महिला साथी से अनुरोध है कि आप अपने इस जो अवसर मिला है, अपने अपने घर से आई हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो आप इस अवसर का भरपूर यूज कीजिए और आप अपने आप के स्किल को डेवलप कीजिए। और जब आप आईएएस बनेंगी तो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगी। तो भी हमारी महिला साथी घर से आई हुई हैं, तैयारी कर रही हैं, वो जम के मेहनत करें। छात्रों तथा शिक्षकों के स्तर तथा विचारों में सुधार करना भी इसके केंद्र में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के देखेंगे कि आप राज्य के भी एनसीईआरटी और केंद्र की एनसीईआरटी लगभग सेम होती है, कुछ चेंजिंग के साथ होती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी दूसरे देशों में भी अपने रिसोर्स को शेयर करती है और उनमें दूसरे देशों के भी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को भी मजबूत करती है। कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण करना इसका केंद्र होता है। बच्चों को माइंड को विकसित करने, नई चीज़ों को सीखने को प्रोत्साहित करना इसका केंद्र होता है, ताकि बच्चे को कैसे माइंड को कैसे डेवलप किया जाए, वो नई चीज़ों को कैसे सीख सकें, उस पर प्रोत्साहित करता है। साथ ही दोस्तों ये हमें मेंस में भी यही चीज़ों की आवश्यकता होती है कि हम अपने माइंड को डेवलप करें, नई चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। एनसीईआरटी बुक्स का फॉर्मेशन कौन और कैसे करता है। दोस्तों जब भी आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो आपको शुरू में कई सारे पेज मिलते हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपको एक पेज मिलता है आमुख में जो लिखा है हम वहाँ पे कुछ पॉइंट को लिए हैं, जैसे बच्चों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, मतलब आपको रटाया नहीं, स्कूल में जो नहीं आप स्कूल में ना पढ़ें, उसके साथ साथ किताब को इस तरह से फॉर्मेट किया गया है कि आप बाहर के जीवन से भी जुड़ सकें। हर विषय को एक मजबूत दीवार के घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध इसमें शामिल होता है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के उसको दूसरे के साथ लिंक करें, इस पर भी ये बेस्ट होता है। जानकारी को रटना नहीं है, आपको एक कंसेप्ट डेवलप किया जाता है, साथ ही बुनियादी विचार को विकसित डेवलप किया जाता है। दोस्तों जब भी घर बनता है तो उसके नींव को बहुत ही मजबूत रखा जाता है, ताकि वो अपने ऊपर जो भी भार दिया जाए उसको झेल सके। उसी तरह बच्चों के भी जो बुनियादी विचार हैं, जो बेसिक है, उसको ये डेवलप करने पर काम करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बच्चों की कल्पनाशील गतिविधि को बढ़ाने पे काम करता है, क्योंकि बच्चे इमेजिन कर सकें, किसी चीज़ को सीखें, इमेजिन कर सकें, सवालों की मदद से सीखें। बहुत सारी क्वेश्चन जगह जगह दिए होते हैं इसमें, आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो बहुत सारे एनसीईआरटी जगह जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देना। साथ ही टीचर्स जो हैं उन्हें अवसर दें कि वो क्वेश्चन पूछ सकें और उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए। सूचना सामग्री से जूझ कर नए ज्ञान का सृजन करना, मतलब अब बच्चे जो है कि बच्चे कैसे सूचना से सीखें, जो भी उसमें कंटेक्स्ट डाला गया है तो उसे कैसे सीख सकें, उसको आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है। जूझ कर नए ज्ञान का, ताकि वो नए ज्ञान को सृजन कर सकें। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने, उन्हें ज्ञान का निर्धारित खुराक का ग्राहक ना माने। बच्चों को सीखें, वो सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, उन्हें सिखाइए, उन्हें रटाने की प्रवृत्ति ना बने, उन्हें सीखने पे भी ये उनको सिखाने पे भी बेस्ट होता है। दोस्तों पाठ्य पुस्तक जो भी एनसीईआरटी बुक्स है, स्कूलों में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव पे कराने पे बेस्ट होता है, कि बच्चे को ऊपर कोई मानसिक दबाव ना बने और उन्हें बोर ना हो। इसलिए जगह जगह कार्टून, मैप्स और फिगर्स का भी प्रयोग किया जाता है।
बोझ की समस्या से निपटने के लिए, उनके ऊपर बोझ ना पड़े, बच्चों को मनोविज्ञान, उनको साइकोलॉजी को ध्यान में रखा जाता है कि इसलिए उस बुक को पतली बनाई जाती है और अध्यापन के लिए भी उपलब्ध समय को ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है कि उस बुक को पतली रहेगी तो बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और बच्चे आसानी से सीख लेंगे। इसलिए आप एनसीईआरटी को शुरुआत की जो बुक होती है काफ़ी पतली पतली होती है। ज्योग्राफी की बुक देख लें तो मुश्किल से 50-60 पेज की होती है। इसी तरह अध्यापक जो टीचर हैं उसको अच्छे से समझा सकें बच्चों को, इस पर केंद्रित होता है। ये अलग बात है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलता है। एनसीईआरटी बुक्स का फॉर्मेशन, कैसे बुक का फॉर्मेट किया जाता है, इस तरह से पेज मिलता है पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति। इसको ज़रूर पढ़ें दोस्तों। इसके पाठ्य पुस्तक निर्माण, इसका एनसीईआरटी को कैसे फॉर्मेट किया गया है, इसको समझने के लिए जिस संविधान किस तरह से बनाया गया एकदम उसी तरह की प्रोसीजर यहाँ पे पालन किया गया है। तो देखो संविधान कैसे बना, एक अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद सलाहकार थे, फिर उसके बाद कई सदस्य, लगभग 300 के आसपास सदस्यों ने इसको मिलकर फॉर्मेट किया संविधान को। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष था और फिर उसके बाद सलाहकार हैं, देखिए सलाहकार हैं, फिर उसके बाद कई सदस्य मिल करके ये बुक का फॉर्मेट करते हैं। ये सदस्य कौन होते हैं, कौन है ये सदस्य, देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं मेरे दोस्तों। ये इतने प्रोफेसर होते हैं, ये देखिए पूरे विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं। और फिर उसके बाद जो है कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, कन्नूर ज़िले का देखिए वहाँ के प्रोफेसर हैं, दिल्ली डीयू के हैं, और फिर इसके बाद जेएनयू के हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं। देखिए यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, मतलब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के प्रोफेसर की टीम से द्वारा ये निर्मित है दोस्तों। ये प्रोफेसर कैसे बनते हैं, सबसे पहले दोस्तों देख लें कि एक प्रोफेसर बनने में वो कितना मेहनत करते हैं। पहले इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद नेट जीआर, फिर पीएचडी 5 साल करते हैं। मतलब वो 20-30 साल लगातार, हम लोग नॉर्मली 15 से 17 साल पढ़ते हैं, वो 30-35 साल से पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद जाके वो प्रोफेसर बनते हैं, कंपटीशन निकालते हैं और फिर उसके बाद जो है कि 30-40 साल कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। उनके एक्सपीरियंस और उनके पोटेंशियल, उनके स्किल को इसमें यूज किया गया है। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें दोस्तों। संविधान, भारतीय संविधान को भी इंग्लिश में फॉर्मेट किया गया था, लेकिन उसको जो है कि हिंदी में भी अनुवाद किया गया है, एक बेहतर टीम द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है। उसी तरह एनसीईआरटी को भी इंग्लिश में बनाया गया, उसके बाद हिंदी अनुवाद किया गया है। तो ये भी एक स्किल्ड टीम द्वारा तो उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, तो ताकि जैसे हमें आसानी लग सके, आसान शब्दों का यूज हो सके। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको आभार पेज मिलता है, देख लेते हैं उसमें क्या होता है। एक निर्माण समिति, जो अभी हमने ऊपर देखा, जो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, उनके व्यापक एक्सपीरियंस और उनके पोटेंशियल स्किल और उनके डेडिकेशन और हार्ड वर्क को इसमें यूज किया गया है, तो उनको प्रति आभार प्रकट किया गया है। और इसके बाद संस्थानों, बहुत सारे संस्थानों को फिगर्स, डेटा, मैप का भरपूर सहयोग मिला है, उसके प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया है। इस संस्थानों में कौन कौन से हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थान हैं और उसके अदर इंस्टीट्यूट हैं, उसके भी अदर इंस्टीट्यूट में जैसे एसडीआई हो गया, यूनेप हो गया, उसके और जितने संस्थान हैं, साथ ही WHO और IMF, वर्ल्ड बैंक के भी डेटा का यूज किया गया है, तो उनको आभार प्रकट किया गया इसमें। तो और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंट्रीज एंड हिज इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल के जो देश हैं जहाँ से लगा कि यहाँ के चीज़ों को एनसीईआरटी में डालना चाहिए, उनको भी इनमें शामिल किया गया और उसके संस्थानों को भी भरपूर यूज किया गया। जैसे नासा के भी कई सारे सैटेलाइट मैपिंग का यूज किया गया है, EU के भी इसमें यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यूनियन और स्टेट के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उसका भी यूज किया गया है। मिनिस्ट्री में देखें तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, इसमें जितने संस्थान हैं जो मंत्रालय उसका भी यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त कई संस्थानों को भी डेटा का यूज किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, नीति आयोग है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी डेटा को भरपूर यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कई सारे मैगजीन जैसे योजना, डाउन टू अर्थ, इंडिया टुडे मैगजीन्स का भी इसमें यूज किया गया है। न्यूज़पेपर भी में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स इंडिया, दैनिक जागरण की कटिंग्स को भी इसमें यूज किया गया है, ताकि ये हमें सरलता से सरल लगे। और इसके अतिरिक्त दोस्तों शोधकर्ता जो भी रिसर्च हो रहे हैं उसको भी इसमें यूज किया जाता है। साथ ही जगह जगह आपको कार्टून मिलता है ताकि अच्छा लगे, इंटरेस्ट हमारा बढ़े और ये कार्टून में किस तरह से कार्टून के माध्यम से हमें किस तरह से समझाया गया है, इस पर उनके प्रति आभार प्रकट किया गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मिनिस्ट्री है और उसके बाद मैगजीन और जो न्यूज़पेपर है,
इन सब का इसलिए भी प्रयोग किया गया है ताकि हम इन सब से भी आगे चल के सीख सकें। ये आईएएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों आपको एक पेज मिलता है पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें बताया गया है किताब का नाम क्यों रखा गया है, जैसे भूगोल में सामाजिक विज्ञान ही क्यों रखा गया है। किताब का परिचय आपको बता दिया गया है, जैसे संविधान में पूरे संविधान का परिचय में प्रस्तावना में मिल जाता है, प्रेम्बल में मिल जाता है, उसी तरह किताब का परिचय आपको शुरू में ही मिल जाता है। किताब का कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में बताया जाता है। बीच बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और उसके अतिरिक्त अंत में भी आपको अभ्यास के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये आपको आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों कई बार कहते हैं कि हम क्वेश्चन कहाँ से लिखें, तो दोस्तों आप यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं उसको आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आईएएस का पेपर काफ़ी हाई लेवल का बनाया जाता है, बहुत पढ़ने के बाद भी ये नहीं आता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, इतना हाई लेवल से ना स्टार्ट करें। यहाँ से आप जब करेंगे तो आपको एक बेसिक मजबूत रहेगा, तो आप इन चीज़ों को हल कर लेंगे आराम से। तो आप इन सब चीज़ों का भी भरपूर यूज करके स्वयं से पढ़ सकते हैं। कई बार लोग ढूंढते हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, यहाँ बताया गया है, इसका यूज कीजिए। दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स आईएएस स्टूडेंट के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। दोस्तों आईएएस के लिए 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए सलाह दिया जाता है। तो दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक का स्टूडेंट लगभग 12 से 17 साल तक का होता है। उसके साइकोलॉजी को केंद्र में रख के ये बुक फॉर्मेट किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये बुक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा निर्मित किया गया है, जो खुद 30 साल तक पढ़ाई किए, 30 साल तक पढ़ाई किए हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में बच्चों को 20 साल तक पढ़ाए हैं, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो 12 से 17 साल तक के स्टूडेंट हैं उनको उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो क्या सीख सकते हैं, क्या जानते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो उस पर उसी अनुसार एक कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों जब हमें पढ़ना था तो हमने ठीक से पढ़ा नहीं और हमें पढ़ाया भी नहीं गया, तो अब हम आराम से पढ़ सकते हैं, निश्चय अब बिल्कुल आसानी से हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों बुक पतली होती है, सारी एनसीईआरटी का बुक्स पतली होती हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखी होती हैं। दोस्तों कई बार जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो लगेगा कोई हमें पढ़ा रहा है, इतनी सरल भाषा में लिखी गई होती है और हर जगह उपलब्ध होती है और सस्ती होती है। बेस स्ट्रॉन्ग करने और कंसेप्ट क्लियर करने का बेहतर रिसोर्स है दोस्त, इससे अच्छा कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। दोस्तों जिस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके बेस को मजबूत किया जाता है, सबसे पहले उसको नींव को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाता है ताकि वो जितने भी उस पर भार दिया जाए उसको वो सहन कर सके, उसको वो झेल सके। इसीलिए एक आईएएस तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए हमें आईएएस के लिए तो हमें बहुत पढ़ना होता है, तो हमें ज़रूरी होता है कि हमारा बेस स्ट्रांग रहे, तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों एक बार जब बेस स्ट्रांग होने पर कठिन से कठिन टॉपिक्स आप आसानी से पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों अन्य बुक्स को भी सेल्फ से पढ़ने में आसानी होता है। जब हम एक बार कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लेते हैं, एनसीईआरटी को 5 से 10 बार अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो हम एनसीईआरटी को भी आसानी से पढ़ लेते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी को शुरू में पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब पढ़ लेते हैं ना 5 से या 10 बार, तो हमें इतना स्ट्रांग बेस कंसेप्ट मजबूत हो जाता है, तो साथ ही हम अन्य बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आईएएस का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप प्रीलिम्स में देख लें तो सीधे आपको वहाँ पे लिखा होता है एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल। उसी तरह मेंस में भी एनसीईआरटी को बेस बनाया गया होता है। सिलेबस के सभी टॉपिक्स पर बेहतर और ऑथेंटिक कंटेंट एनसीईआरटी में मिल जाता है। सिलेबस का कोई टॉपिक्स हो, कल्चरल हिस्ट्री से लेकर के साइंस आईआर तक के सारी टॉपिक्स पे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। कम शब्दों में ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणित जानकारी मिलती है यहाँ से हमें। आप एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ करके उसको 60 नोट्स बना लें, जैसे 100 पेज को 10 पेज में कन्वर्ट कर लें। तो आपने क्या कर दिया, गागर में सागर भर दिया और यही गागर का सागर ले आके मेंस में उलट दीजिए, नंबर मिलेगा ही। प्रीलिम्स एग्जाम के अधिकांश क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को पढ़े रहते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे वहीं से लिए जाते हैं, क्योंकि उसी को बेस बनाया गया है तो वो क्वेश्चन वहाँ से लिया जाता है। तो दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी रामबाण और बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्स है, क्योंकि दोस्तों मेंस सिलेबस में हर टॉपिक्स के लिए उचित और मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, डेटा का भरपूर प्रयोग होता है, जिससे हमें कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। और जो अब इस फ्लो चार्ट और इसका हम यूज जब अपने नोट्स में करते हैं और नोट्स के बाद हम जब इसका यूज मेंस की कॉपी में करते हैं, तो दोस्तों मार्क्स पाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ टेबल्स और डेटा को देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में प्रयोग किया जाता है, जिसको हमें मेंस में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है और हमें अपने कंसेप्ट बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध को कितनी अच्छे से समझाया गया है कि ये देखिए उष्ण कटिबंध है।
उष्णकटिबंध शीतोष्णकटिबंध को यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद शीत कटिबंध है, फिर उसके बाद दक्षिण ध्रुव, उत्तर दक्षिण ध्रुव, कितने अच्छे से यहाँ समझाया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये भारत का भौतिक विभाजन में देखिए यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला है और फिर उसके बाद जो है कि ये पर्वतीय प्रदेश हैं, फिर उसके बाद ये पठारी प्रदेश हैं, फिर उसके बाद ये मैदानी प्रदेश को कितने अच्छे से कितने रंगीन तरह से ये समझाया गया। यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं के बारे में कैसे समझाया गया है, कैसे ग्रीष्म ऋतु होता है, फिर कैसे वसंत ऋतु आता है, फिर उसके बाद जो है कि कैसे शीत ऋतु और फिर उसके बाद कैसे शरद ऋतु आता है। इस तरह से इतने अच्छे से हमें समझा दिया गया है, कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझाया गया होता है। इस तरह से जब हम मेंस में यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। दोस्तों इस तरह से हमें देखिए किस तरह से एक चार्ट के थ्रू ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को समझाया गया है। इसे पवन ऊर्जा है, फिर उसके बाद सौर ऊर्जा के लाभ हानि क्या हैं, फिर परमाणु ऊर्जा, स्थानीय ऊर्जा, बायोगैस। इससे क्या होता है कि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। एग्जाम में हमें वो कंटेंट नहीं याद रहता है जो दिया गया है, जो कंटेक्स्ट लिखा गया है, जो वर्ड लिखे गए हैं वो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ें वो भी समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें उससे ज़्यादा समझ में आती हैं। इस तरह के डेटा को दोस्तों हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। कई टॉपर्स इसका हमें सलाह देते हैं, अगर हमें टेक्स्ट में लिखना रहे तो ये करीब 250-300 शब्दों में जाएगा। ये देखिए 50 से 60 शब्दों में समेट दिया गया है। इस तरह के चार्ट का प्रयोग करने से हमें समय भी बचती है, हम ज़्यादा कंटेंट भी दे पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कैसे बता दिया गया है। सामान्य बहुमत है, फिर उसके बाद विशेष बहुमत है, फिर उसके बाद विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। इस तरह से संविधान की को अच्छे से समझा दिया गया। इस तरह से आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो नए राज्य के निर्माण के लिए मांग की झड़ी लग गई। जब आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया तो उसके बाद पूरे देश में कैसे राज्यों की मांग जोरों पे होने लगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को किस तरह से समस्याओं को झेलना पड़ा। देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्यों की डिमांड हो रही है, जो आज भी समस्या बनी हुई है। हालांकि बहुत इसमें सुधार भी हो चुका है, लेकिन इस तरह से कार्टून का देखिए प्रयोग किया गया है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हमारा कंसेप्ट डेवलप हो सके। ये देखिए दोस्तों, ये पंडित नेहरू जी हैं। ये एडल्ट का वोट, हमारे युवाओं का वोट इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है कि हमें कुछ इनको दे करके हम इनका वोट ले लें, इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे दोस्तों वक्त की बात दिखाया गया है कि 1971 में कांग्रेस पार्टी कितनी पावरफुल थी और विपक्ष के सामने बहुत बौना था, कितना छोटा था। लेकिन एक समय के बाद गठबंधन में देखिए 1999 गठबंधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देखिए ये गठबंधन के थ्रू इतना पावरफुल हो गई और उसके सामने कांग्रेस कितनी बौनी सी लग रही है। इस तरह से हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है। इस इमेज में दोस्तों शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन को दिखाया गया है, किस तरह से विभाजन का दंश इन्होंने झेला है। दोस्तों ये वेस्टर्न कल्चर और जींस जैसे वस्त्रों ने हमारे धोती, कपड़ा, साड़ी का स्थान ले लिया है और यहाँ पे पेप्सी छाछ और मट्ठा की जगह ले लिया। यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया जैसे शहर का भारत में भी दिखाई देते हैं इसके नाम। तो यहाँ पे इस तरह से इमेज का प्रयोग करके हमें उदारीकरण को किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे जीवन में अपना अभिन्न अंग बना लिया है, इसके बारे में यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों ये सब फिगर डाल करके हमें एक अच्छा सा कंसेप्ट दिया जाता है। हम और सब भूल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें एक अच्छी सी कंसेप्ट बनती है, हम अच्छे से समझ पाते हैं। इससे हमारी अच्छी क्लियरिटी भी होती है, हमें अच्छे से समझ में आता है और हमें ये लंबे समय तक याद रहता है। तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करो मेरे दोस्त। एनसीईआरटी इज बेस्ट रिसोर्स फॉर आईएएस। दोस्तों टेक्स्ट की अपेक्षा जो शब्द लिखे गए होते हैं उसकी अपेक्षा में मैप, फ्लो चार्ट, टेबल, फिगर और कार्टून कहानी के थ्रू जो विषय का जो है समझ हमें क्लियर होती है, बहुत ही अच्छे से हमें कंसेप्ट मिल जाता है और हमें लंबे समय तक याद रहता है। बहुत ही बड़े बड़े कंसेप्ट को काफ़ी आसानी से समझाया गया है। तो एनसीईआरटी को दोस्त ज़रूर फॉलो करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बाज़ार में मिलने वाली बुक और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर एनसीईआरटी को ही आधार मानते हैं और उन्हें विशेष महत्व देते हैं। आप देखते हैं कि कई सारी बुक्स एनसीईआरटी आधारित, नीचे लिखा रहता है एनसीईआरटी आधारित। एक महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, वहाँ पे एनसीईआरटी आधारित लिखा रहता है। तो बहुत सारे टीचर्स भी कोचिंग के एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बुक्स के प्रत्येक चैप्टर में क्यूआर कोड रहता है, जिसको आप स्कैन करके आप सेल्फ से पढ़ सकते हैं। किसी टीचर की किसी की आवश्यकता नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। हालांकि दोस्तों अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी को आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको शॉर्ट में आसानी से लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि आप इसको लेकर पढ़ें तो सबसे बेटर है, अगर वहाँ यहाँ से भी पढ़ना चाहें तो आपको हमारे चैनल से भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों पुस्तक को खोलने के बाद आपको प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी दिए रहते हैं, जहाँ से प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार दोस्तों प्रीलिम्स से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं और साथ ही इनका मेंस में भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब कई बार हमारे सामने से गुजरेगा तो हमें ये लर्न हो जाता है। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी का एक व्यापक रोल को बहुत ही शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। दोस्तों एनसीईआरटी को अपने रिसोर्स में शामिल करके आप
अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें मेरे मित्रों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस चैनल पर आपको बेस्ट गाइडेंस और रिसर्च मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।